नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आप लोगों ने हिंदी फिल्में बहुत सारी देखी होगी मेरे ख्याल से, और उसमें आप लोगों ने कई बार एक सीन नोटिस किया होगा कोर्ट कचहरी का, कि जो जज रहता है वो जजमेंट लिखने ही वाला रहता है कि तमाम गवाहों सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत, वो इतना ही बोलता है कि तभी एक व्यक्ति कोर्ट के गेट में आके रुक जा कोर्ट के गेट में आके एकदम से हाथ दिखाते कहता रुको। ऐसा आपने देखा होगा कई बार, और जज साहब की कलम रुक जाती है। फिर वो व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं इस केस के बारे में जानता हूँ, मैं कुछ सबूत देना चाहता हूँ, फलाना ढमका। और जो जज रहता है वो बोलता है कि आपको जो आना है, जो कहना है कटघरे में आके कहिए। वो कटघरे में आता है और उसी समय वो कुछ ऐसे सबूत दे जाता है, कुछ ऐसा कर जाता है कि केस पूरा सॉल्व हो जाता है और जज साहब जो है उसमें फैसला कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपने फिल्मों में बहुत देखी हैं, बट क्या रियल लाइफ में ये सब पॉसिबल है? कई बार आपने सोचा होगा कि यार कभी रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। आज तक किसी केस में नहीं हुआ कोई व्यक्ति अचानक से आए, कोर्ट के मेन गेट पे चिल्लाए, कहे रुको अभी फैसला मत करो, मेरे पास सबूत हैं, फलाना ढमका। और वो आता है, अपने को सबूत पेश करता है। उसमें जो हीरो की साइड का वकील होता है वो खुश हो जाता है, फिर वो उससे 3-4 सवाल और पूछता है और फिर सारे सबूतों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। होता है ना ऐसा? दोस्तों, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिल्म दुनिया से आप लोग बाहर निकलें। कई लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ठीक। अब लोग नहीं करें, लोगों को तो कानून पता ही नहीं है, तो लोग क्या करें? उनका जो वकील है वो ऐसी गलती कर रहा है। अगर कोई क्रिमिनल केस है, अच्छे से मेरी बात समझ लीजिएगा, कोई भी क्रिमिनल केस है तो उस क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट में जिन जिन के नाम हैं गवाही में, सिर्फ वही गवाह हो सकते हैं। इसके बाद कोई बाहर का गवाह उसमें आ ही नहीं सकता, समझे आप? जो क्रिमिनल केस किसी पे लगा हुआ है, पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, तो चार्जशीट में पुलिस गवाहों को के नाम एक पूरी लिस्ट बनाती है कि कौन कौन गवाह है, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसका एड्रेस, उसकी उम्र, ठीक है, उसका प्रोफेशन, सब कुछ उसमें लिखती पुलिस। लाइन से 1 2 3 4। कई मामले हैं जिसमें 10 गवाह हैं, किसी में 20 है, किसी में 50 हैं, किसी में 500 है। पुलिस लाइन से करती है। तो उनके अलावा उस केस में कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। इस बात को ध्यान रखें। जो फिल्म में होता है वो रियल में नहीं होता, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। जिस गवाह का उसमें नाम ही नहीं, वो कैसे आ जाएगा एकदम से केस में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो व्यक्ति किसी को भी लेके आ जाएगा, क्योंकि जो पुलिस जिनको गवाह बनाती है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद बनाती है। पुलिस अपने आप में सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ, इस व्यक्ति का इस घटना से संबंध है। ऐसी पुलिस किसी को गवाह नहीं बना सकती। और एक बार चार्जशीट फाइल हो गई, मान लीजिए उसमें 10 गवाह हैं, कोई 11वां गवाह वहां पर प्रकट हो ही नहीं सकता। ऐसा होता ही नहीं है। और ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। हाँ, उसमें एक डिस्क्रिशनरी पावर है मजिस्ट्रेट का कि कोई व्यक्ति जो गवाह नहीं है, जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, चार्जशीट में नहीं है, मतलब लिस्ट छोड़िए, जो चार्जशीट है उसमें उस व्यक्ति का नाम है ही नहीं, उसके बाद भी उसको ऐसे विटनेस पेश किया जा रहा है, तो इसके लिए मजिस्ट्रेट का स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर होता है। लेकिन उसको पेश करने के पहले मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा आपको, और जब मजिस्ट्रेट को आप बताएंगे तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि इस गवाह को छुपा के क्यों रखा था, और ये एकदम से कहाँ से प्रकट हो गया, इसका नाम तो चार्जशीट में है ही नहीं। और जब आप उसको रीजन बताएंगे और अपोजिट पार्टी का वकील भी उस पर ऑब्जेक्शन लेगा, सारी बहस दलील सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट जो है या जज साहब जो है वो सेटिस्फाई हैं कि हाँ उस गवाह को बुलाना चाहिए जिसका नाम चार्जशीट में नहीं है, तो वो उसके लिए ऑर्डर पास करेंगे। वो ऑर्डर पास करने के बाद ही आप उस गवाह को बुला सकते हैं, वरना नहीं। इस बात को समझ लीजिए। बट ऐसा 99% होता ही नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे भी ना, तो जज साहब आपकी पिटीशन खारिज कर देंगे, क्योंकि उसका चार्जशीट में नाम ही नहीं है। तो ऐसा जनरली नहीं होता है। कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। और यही बात सिविल सूट में फॉलो होती है। देखिए, क्रिमिनल सिविल सूट में ज़्यादा अंतर नहीं होता।
अंतर जो मेन वो है कि वहाँ पर एफआईआर होती है, यहाँ पर डायरेक्ट कोर्ट में जो है पिटीशन लग जाती है। ठीक, बाकी कोई खास ऐसा वो नहीं होता, जो प्रोसीजर चलता सेम ही है दोनों का। दोनों में सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो यही बात सिविल सूट में लागू होती है। सिविल सूट में हम पूरा केस तैयार करते हैं, हमारा वकील पूरा केस तैयार करता है, कोर्ट में फाइल कर देता है। अब उस सिविल सूट में जिसका नाम ही नहीं, वो गवाही देने नहीं आ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने मुकदमा लगाया, अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, ये भले एक क्रिमिनल टाइप का केस है, लेकिन इसको सिविल सूट में काउंट किया जाता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी भरण पोषण, ये भी सिविल सूट में ही काउंट होता है, ये क्रिमिनल सूट में काउंट जनरली नहीं होता है। इसमें अधिकतर प्रोविजन जो है वो सिविल सूट के भी लगते हैं, और खैर जो भी हो, बट ये सिविल सूट में काउंट होता है। इसमें अगर पति पे भरण पोषण का आदेश हो जाए, पति भरण पोषण ना दे, तो फिर उसको सिविल जेल होती है, उसको क्रिमिनल जेल नहीं होती। ठीक है, तो जनरली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये एक तरह का सिविल सूट है, ये क्रिमिनल केस नहीं इसको मानते हैं। अलग बात है कि वो सीआरपीसी में दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब आपने सेक्शन 125 लगाया, 125 लगाने के बाद मतलब कोई महिला है, उसने 125 लगाया अपने पति पर, 125 का मुकदमा लगाया, वो महिला किसी को गवाह बना के ले आती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। गवाह सिर्फ वही व्यक्ति बन सकता है जिसका कि उस सिविल सूट में नाम हो, और नाम के लिए कोई लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, उसका नाम होना चाहिए बस उसमें। जैसे कि उसके सामने इतना दहेज दिया, उसके सामने उतना दहेज दिया, वो रमेश था, वो महेश था, वो सुरेश था, वो दिनेश था, ऐसे उसमें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति का किसी भी पॉइंट पे नाम है, किसी भी घटना में उसके नाम का हम जिक्र कर रहे हैं, 100% वो व्यक्ति गवाही देने आ सकता है। लेकिन पूरी पिटीशन में उस व्यक्ति का कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है, वो व्यक्ति गवाही देने नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वही तो लॉजिकल चीज़ें हैं, बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। आपने शादी का प्रोग्राम रखा है, तो शादी में वही लोग आएंगे ना जिनको आपने पत्रिका दी है। जिसको पत्रिका नहीं दी, वो शादी में कैसे आ जाएगा? वो अलग बात है, कुछ लोग बिना बुलाए मेहमान बन के आ जाते हैं। बट आपने शादी करी है, शादी का प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई सा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, मकान का उद्घाटन कर रहे हैं आप जिसको बुलाएंगे वही आएगा ना, क्योंकि आपने उसको कार्ड दिया होगा या पीले चावल दिए होंगे। कोई तीसरा व्यक्ति तो आ नहीं सकता। उसी तरीके से क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, गवाही में जिसका नाम है वही आ सकता है। केस की डायरी में या फिर सिविल सूट की पिटीशन में, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, कई लोग बात समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या दिमागी रूप से उनको क्या दिक्कत है, हम बोलते कुछ और समझते कुछ और है। ठीक है, तो केस में, मुकदमे में जिस व्यक्ति का नाम नहीं है वो उसमें गवाह नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। और वो गवाह हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट के सामने पूरी कंडीशन रखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि ये गवाह अब तक कहाँ था, एकदम से कैसे प्रकट हो गया भाई। क्योंकि जिसका केस से संबंध नहीं वो एकदम से प्रकट होगा तो सीधी सी बात है, जो ट्रायल प्रक्रिया है उसमें कुछ भी हो सकता है। फिर मालूम पड़ा जो बेचारा बेकसूर था वो फंस जाए। इसलिए कोर्ट इन चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लेती है। ऐसे कैसे कोई आ जाएगा जिसका कि कोई पिटीशन में नाम नहीं है, चार्जशीट में नाम नहीं है, मुकदमे में दूर दूर तक उसका कोई जिक्र नहीं मिलता, अचानक से वो व्यक्ति गवाही देने कैसे आ सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा कोई हो रहा है तो पहले बात तो होना नहीं चाहिए, आपके वकील क्या कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो चुका है, अब तो हो चुका, तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उस गवाह को शून्य करवाने के लिए, क्योंकि उसका पूरे पिटीशन में कहीं नाम ही नहीं था, वो अचानक से आया कहाँ से। और कोई सा भी मुकदमा हो, क्रिमिनल मुकदमा हो या सिविल हो, सबसे पहले गवाही जो है जो पीड़ित रहता है उसकी होती है, उसके बाद दूसरे गवाह। ऐसा नहीं होता कि किसी की भी गवाही पहले करवाई, नहीं। फॉर एग्जाम्पल दहेज का मुकदमा है, दहेज के मुकदमे में सबसे पहले जो लड़की रहती है, जिसको पत्नी बोल दो, बहू बोल दो, वॉटएवर, उसकी गवाही पहले होगी, ना कि उसके माँ बाप की, ना उसके भाई की, उसी की गवाही पहले होगी, उसके बाद ही किसी और की गवाही होगी। चोरी का मुकदमा है, डकैती का मुकदमा है, जिसके यहाँ चोरी हुई पहले उसकी गवाही होगी, जिसके यहाँ डकैती हुई उसकी गवाही होगी। 420 का मुकदमा, जिसके साथ 420 हुआ पहले उसकी गवाही होगी। जो मेन पीड़ित रहता है पहले उसकी गवाही ही होती है, उसके अलावा किसी की गवाही पहले हो ही नहीं सकती। पहले उसी की गवाही होगी, बाद में बाकी लोगों की गवाही होगी।
तो हमारा सिर्फ इतना सही कहना है कि जो व्यक्ति जिसका नाम ही ना चार्जशीट में था, ना सिविल सूट के जो मेन प्लेंट था, जो एप्लीकेशन थी, उसमें उसका कहीं ना कोई नाम नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो व्यक्ति गवाही देने कैसे आ गया। अगर वो आ गया तो आपके केस में धांधली चल रही है, इस धांधली को पकड़िए, इसको रोकिए। मालूम पड़ा जज ने उसी गवाह के आधार पर फैसले कर दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि अगर उस गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उससे पूछा क्यों नहीं गया कि क्या तुमने जो है ये जो केस फाइल किया गया है इसको पढ़ा है तुमने। 100% वो क्या बोलेगा, नहीं पढ़ा है। और अगर वो कहता है पढ़ा है तो उससे तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछ लो कि अगर तुमने पढ़ा है तो इसमें तो तुम्हारा नाम कहीं है ही नहीं, दिखा दो उसको, पूरी फाइल दिखा दो, बताओ इसमें तुम्हारा नाम कहाँ है। और पहली बात तो कोर्ट ऐसी गवाहों को अलाउ ही नहीं करेगी, लेकिन अब कुछ लोग ऐसा मैसेज करते हैं, बताते हैं कि सर हमारे केस में ऐसा हुआ, तो थोड़ा मैं हैरान रह जाता हूँ कि इतना इस तरह का स्तर तो भारत में किसी न्यायपालिका का नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति का दूर दूर तक उस केस में नाम नहीं है वो व्यक्ति गवाही देने प्रकट हो जाता है, और गवाही भी उसकी पहले हो रही है और जो एक्चुअल पीड़ित है उसकी अभी तक हुई नहीं है। ये भी थोड़ा हैरान करने वाला है। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो कोई सा भी केस हो उसमें ऐसा व्यक्ति गवाह नहीं हो सकता जिसका कि उस केस से कोई संबंध ना हो और दूर दूर तक उस मुकदमे में उसका नाम ना हो। सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में, जिसमें बहुत गंभीर मामला बन रहा हो और पुख्ता सबूत हो कि ये बंदा भी गवाही देने योग्य है, ऐसे किसी अपवाद स्वरूप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही व्यक्ति गवाह बन सकता है, वो भी जज की ऑर्डर के बाद, अन्यथा वो भी नहीं बन सकता। कुल मिलाकर जनरलाइज वे में हम कह सकते हैं कि अगर चार्जशीट में नाम नहीं है या सिविल सूट में नाम नहीं है तो वो व्यक्ति गवाही देने नहीं आ सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।